हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है MPC 005 जो कि हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसके ब्लॉक 1 के यूनिट 2 के पार्ट 1 की वीडियो। यूनिट 2 हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में। सो इस यूनिट को मैं दो पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। पार्ट 1 में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलायबिलिटी एंड पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वैलिडिटी। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एंड ऑल्सो कि काफ़ी लोगों को रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो एक ही दिन में अगर हम सारा पढ़ लेंगे तो हमारी कन्फ्यूज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों टॉपिक्स मिक्सअप हो सकते हैं। तो इसलिए भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अलग अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को मैं कोशिश करूंगी कि दो ही पार्ट्स में कंप्लीट करूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी ये यूनिट हाईली इंपॉर्टेंट मैं इसे कह सकती हूँ। इससे पहले वाली जो यूनिट थी, इससे लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया है अबाउट दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च। ओके, सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च में मैंने आपको सारे के सारे जो 8 स्टेप्स होते हैं, 8 क्रूशियल स्टेप्स जो होते हैं ना रिसर्च के, उनके बारे में मैंने आपको बताया था और वहीं पर मैंने डिस्कस किया था लिटिल बिट अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन बता दी थी कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है। तो एक बार दोबारा से हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, 2 लाइन्स हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारी जो रिलायबिलिटी है वो क्या है एंड वैलिडिटी क्या है। उसके बाद हम इस वीडियो में तो वैसे भी इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ पर क्यों ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टेस्टिंग रिलायबिलिटी। और ये क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स या 6 मार्क्स में आते हैं जो कि आपकी स्कोर्स बढ़ाने के लिए, जो आपकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इवन अगर आप लोग सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट लेने की तैयारी कर रहे होते हो MPC 5 और MPC 6 में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट का जो वाइवा होता है, वाइवा वॉस में जब आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि व्हाट इज़ द रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज़ वैलिडिटी, तो कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। और अगर ये वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखोगे तो आई होप कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा रिपीटिशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये ऐसे चला जाएगा कि उसके बाद आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा रिवीजन के लिए वीडियो उठाकर भी देखें। सो देख लेते हैं रिलायबिलिटी मैंने क्या बताया था। पहले हम वैलिडिटी की बात करते हैं, लाइक व्हाट वाज वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या थी हमारी कि जो ये सारी बात किसके बारे में हो रही है, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द टूल्स या क्वेश्चनियर्स जो कि हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द रिसर्च। क्योंकि तो हमारा जो टूल्स हैं वो जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया गया था, क्या वो वही मेज़र कर रहा है या नहीं। अगर वो वही चीज़ मेज़र कर रहा है तो ये वैलिड है, अगर वो उस चीज़ को मेज़र नहीं कर रहा है, किसी और चीज़ को मेज़र कर रहा था, वो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी रिसर्च में मेरा जो मेजरेबल एट्रीब्यूट है दैट इज़ एंजाइटी, राइट। मैं एंजाइटी को मेज़र करना चाहती हूँ। मैंने क्वेश्चनियर सबको पकड़ा दिया, लो भाई बढ़ लो क्वेश्चनियर, इसमें 20 क्वेश्चन हैं, चलो 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 एक एक करके इसे टिक करना स्टार्ट करो कि क्या आपको लगता है कि यू स्ट्रांगली अग्री और डिसअग्री। मैंने 7 पॉइंट का लाइकर्ट स्केल दे दिया है उसमें, राइट। अब उसका जो रिजल्ट आ रहा है उससे मुझे पता चल रहा है कि यार ये जो टूल था, वैसे तो मैंने चूज़ ही किया था एंजाइटी को मेज़र करने के लिए क्योंकि मेरी स्टडी में तो एंजाइटी ही है ना जिससे मैं मेज़र करना चाहती हूँ। बट बाद में पता चल रहा है कि ये जो टूल है तो स्ट्रेस को मेज़र कर रहा है, उसमें तो सारे क्वेश्चन ही स्ट्रेस को लेकर, सॉरी स्ट्रेस एंजाइटी तो एक जैसा हो जाएगा। डिप्रेशन ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन डिप्रेशन को लेकर हैं, सुसाइडल टेंडेंसी को लेकर हैं। क्या आपको सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है? यार ये एंजाइटी वाला तो नहीं था, तो इसका मतलब ये टूल वैलिड ही नहीं है क्योंकि मैंने कहा था एंजाइटी को मेज़र करो, बट ये तो जाके डिप्रेशन को मेज़र कर रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज को मेज़र कर रहा है। बट अगर वही वो टूल एंजाइटी को ही मेज़र कर रहा हो तो वो वैलिड है, राइट। देन उसके बाद हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं। चलो वैलिड तो हो गया, ये टूल मेरे काम का है, मैं इसे रख लेती हूँ, मैं इसी से मेज़र करूँगी। अब रिलायबिलिटी देखते हैं, काम का तो है लेकिन कितने काम का है, राइट। आप इसे ऐसे ही याद रखो, हिंदी में बहुत इजी रहेगा। काम का तो है, वैलिडिटी मतलब काम का है, रिलायबिलिटी मतलब कितने काम का है, राइट। तो रिलायबिलिटी में हम क्या पता लगाते हैं कि क्या ये टूल
आज जो मैं एंजाइटी के लिए मेजर कर रही हूँ, आज इसने बताया कि एक बंदे को बहुत हाई लेवल ऑफ एंजाइटी है और इसे मेडिकेशंस की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बिना दवाइयों के ये ठीक नहीं हो पाएगा, राइट। मैं 2 दिन बाद उसी को दोबारा टेस्ट कर रही हूँ या 1 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट कर रही हूँ, तो वो कह रहा है इसे तो एंजाइटी बिल्कुल ही नहीं है, इसे तो दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं कौन से रिजल्ट को सही मानूँ भाई, पहले वाले रिजल्ट को मानूँ या बाद वाले रिजल्ट को सही मानूँ? अब क्योंकि दोनों में जो है कंट्रास्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब मैं उस बंदे को ट्रीटमेंट के लिए भेजूँ या नहीं भेजूँ? तो ये चीज़ होती है रिलायबिलिटी। अगर वो बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है या सिमिलर रिजल्ट दे रहा है तो वो रिलायबल भी है। बट अगर वो बार बार में सेम रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, एकदम ही डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है, तो वो रिलायबल नहीं है टूल, राइट। चलो इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। वैसे भी एक ही पेज पे बहुत ज़्यादा गुड़गोबर हो गया है, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, मतलब वीडियो तो स्टार्ट हो ही गई है, एक्चुअल टॉपिक की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, एक कन्फेस करना चाहती हूँ कि मैं भी इग्नू की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि इग्नू के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास सिर्फ पढ़ाई ही एकमात्र काम नहीं होता है, और भी कई सारे काम होते हैं। कुछ लोगों की जॉब होती है, कुछ लोग और भी कुछ और चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल रहे होते हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं होता है, तो इसलिए मैं, आप लोग भी नहीं चाहोगे और मैं भी नहीं चाहती कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ और लाइन टू लाइन हर चीज़ वर्ड टू वर्ड बताऊँ। तो इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है ना, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी, और एग्ज़ाम और वाइवा दोनों के लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं द एक्चुअल टॉपिक, दैट इज़ रिलायबिलिटी। आज हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो एक बार इंट्रोडक्शन में ये देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे ये अच्छा लगा। किसी भी रिसर्च का हमें जब रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि रिजल्ट ही तो एंड प्रोडक्ट है ना किसी भी चीज़ का। एंड प्रोडक्ट क्या है किसी भी रिजल्ट का, रिसर्च का, दैट इज़ द रिजल्ट। और रिजल्ट की हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाते हैं। जो भी हमने हाइपोथेसिस, जो टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई थी, उसे हम टेस्ट कर पाते हैं, जो कि टेस्टेबल स्टेटमेंट थी कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है, राइट। रिजल्ट्स कैसे आए, क्योंकि हमने डेटा कलेक्शन अच्छी तरीके से किया, डेटा हमारा जो था, डेटा अच्छा था, डेटा से हमारा रिजल्ट मिल रहा है। डेटा कहाँ से आया हमारे पास, डेटा आया टूल्स की वजह से। अब ये जो टूल्स है ना, ये इस पे डिपेंड, हम इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, इसी पे डेटा डिपेंड कर रहा है, इसी पे रिजल्ट डिपेंड कर रहा है। तो एज अ रिसर्चर मुझे कैसे पता कि ये टूल्स मेरे सही हैं या नहीं, टूल्स सही है या नहीं, टूल्स काम का है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मेज़र करूँगी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पता लगाऊंगी। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेज़र करने के लिए भी हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर सेंट्रल इशूज ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स। वो इसलिए क्योंकि अगर मैंने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी नहीं देखी किसी भी टूल की, तो मेरी पूरी रिसर्च पे ही पानी फिर जाएगा ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वैलिड है या नहीं, मुझे पता ही नहीं कितना रिलायबल है कितना नहीं। अगर फॉर एग्जांपल वैलिड भी है, रिलायबल भी है, लेकिन कम रिलायबल है, तो क्या होगा उससे, यार इसकी रिलायबिलिटी कम थी, इसका मतलब आज ये कुछ और रिजल्ट दे सकता है, कल कुछ और रिजल्ट दे सकता है, रिजल्ट्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। क्या आप ये चाहोगे कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपके रिजल्ट्स में डिफरेंस आए? नहीं ना। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से चेक करें रिलायबिलिटी या वैलिडिटी दोनों को ही, राइट। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो होते हैं ना, दैट आर द सैलिएंट फीचर्स बिकॉज कंस्ट्रक्ट आर मोर एम्बिगुअस, डिफ्यूज एंड नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एकदम से छलांग लगा के रिलायबिलिटी पे। सो रिलायबिलिटी क्या होती है, इट इज़ ओके, द आइडिया बिहाइंड द रिलायबिलिटी इज दैट एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट मस्ट बी रिपीटेबल। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना रिपीटेबल, वो इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी रिजल्ट है ना, वो रिपीटेबल होना चाहिए। यही आइडिया है हमारे रिलायबिलिटी का। रिपीटेबल मतलब वही बोला ना मैंने कि बार बार अगर मैं सेम टूल यूज़ कर रही हूँ, सेम कंडीशन पे यूज़ कर रही हूँ, सेम इंसान पे यूज़ कर रही हूँ, मतलब सेम सैंपल पे यूज़ कर रही हूँ, तो सेम ही रिजल्ट आना चाहिए या सिमिलर रिजल्ट आना चाहिए। डिफरेंस हो चलता है, लेकिन 19-20 का हो, इतना भी बड़ा ना हो कि 11-20 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा, राइट। तो रिपीटेबल होना चाहिए। कोई भी रिजल्ट रिपीटेबल कब होगा, जब रिजल्ट सेम होंगे या सिमिलर होंगे, राइट, मोर देन सिमिलर। देन उसके बाद दी यहाँ पे कुछ रिलायबिलिटी के डेफिनेशन देख लेते हैं। एक डेफिनेशन जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज
ये तो आप रट के जाना अपने एग्जाम में, चाहे वाइवा हो चाहे रिटर्न एग्जाम हो, आपको ये याद करनी पड़ेगी। वैसे रटने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। तो रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ योर मेजरमेंट। जो मेजरमेंट है ना उसकी कंसिस्टेंसी होती है कि कितना कंसिस्टेंटली आपका टूल सेम चीज़ों को मेजर कर रहा है, सेम ही एट्रीब्यूट को मेजर कर रहा है। और वी कैन से द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द सेम वे ईच टाइम इज यूज्ड अंडर द सेम कंडीशन विद द सेम ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया था आपको, सेम कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर हम लैब सेटिंग्स या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो सेम एक्सपेरिमेंट यूज़ कर रहे हैं, सेम सैम्पल यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेम ही इंसान को यूज़ कर रहे हैं, सेम लोगों पे हम सेम सब्जेक्ट पे हम रिसर्च कर रहे हैं, सेम कंडीशन है, सेम ही हम टूल यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली। उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए ना वो भी सेम ही होना चाहिए। इसी को तो हम कंसिस्टेंसी कहते हैं कि कंसिस्टेंटली सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो यही है हमारी रिलायबिलिटी। इस डेफिनेशन को रट लो कैसे भी, रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ योर मेजरमेंट और the degree to which an instrument measure the same way each time it is used under the same condition with the same subjects, right? तो in short अगर आप कह सकते हैं it is the repeatability of the measurements, right? अब हमारे पास कुछ definitions और हैं, इनको एक बार रीड कर लेते हैं बस। Anastasi ने कहा था the reliability of the test refers to the consistency of score obtained by the individual on different occasion with a different set of equivalent items। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी। जहाँ मैं आपसे बार बार एक वर्ड बोल रही थी सेम, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया डिफरेंट। तो अब ये कैसे हो गया, राइट? तो इन्होंने कहा कि अगर हम डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट बोला लेकिन इक्विवेलेंट भी तो बोला। तो हम जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं, हमारा टूल क्या है? टूल है हमारा क्वेश्चनेयर, और आइटम्स क्या है हमारे? क्वेश्चंस। तो अगर हम इक्विवेलेंट क्वेश्चंस यूज़ करते हैं जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम है, जो सेम ही एट्रीब्यूट को मेज़र कर रहे हैं, मतलब एक जैसे से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उनमें, अगर उन्हें हम डिफरेंट ओकेजन मतलब अलग अलग टाइम पे भी उनसे मेज़र करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब रिजल्ट वही आना चाहिए। अगर मैं एंजाइटी को ही मेज़र कर रही थी, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं सेम ही क्वेश्चन से एंजाइटी को मेज़र कर सकती हूँ। इतनी हज़ारों रिसर्चेज होती हैं, लोग अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट आता है ना। एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए और डिफ़िकल्टी लेवल सेम होना चाहिए, कुछ रूल्स होते हैं वो चीज़ सिमिलर होने चाहिए, फिर हम डिफरेंट ओकेजन्स पे भी अगर चीज़ों को टेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, राइट? नाउ स्टोडोलॉ के अकॉर्डिंग दी रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट कैन बी डिफाइंड एज कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर सेट ऑफ स्कोर्स इक्विवेलेंट टेस्ट। दो आपने टेस्ट किए, उनके जो स्कोर्स आए ना, उन दोनों को हम जब कोरिलेट करके देखते हैं तो उसके बीच में एक रिलेशन आना चाहिए। कोरिलेशन मतलब रिलेटेड होने चाहिए स्कोर्स, जो रिजल्ट है वो सिमिलर काइंड ऑफ होने चाहिए, ये था। फिर गिलफोर्ड ने कहा द रिलायबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू वेरिएंस इन द ऑब्टेन स्कोर। तो ऑब्टेन स्कोर जो है उनके बीच में ट्रू वेरिएंस होना चाहिए, राइट? अब हम ये देख लेते हैं, हमने रिलायबिलिटी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से देख ली, हमने समझ लिया रिलायबिलिटी क्या होती है। नाउ रिलायबिलिटी को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, कैसे हम पता लगाएं कि कितना रिलायबल है हमारा टूल, कम रिलायबल है या फिर ज़्यादा रिलायबल है, कितना हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। एक होता है ना कि आप किसी से अगर डेटा भी ऑब्टेन कर रहे हैं तो आप कहते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन जो है कितनी रिलायबल है, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, आज इसने ये बोला कल पलट तो नहीं जाएगा। तो वो जो भरोसा है ना, वही हम अपने टूल में दिखा रहे हैं कि आज इस टूल ने मुझसे कहा कि इसे ये प्रॉब्लम है, कल ये पलट तो नहीं जाएगा, राइट? तो उसी को एस्टिमेट करने के लिए कि कितना भरोसे लायक है ये टूल, कितना भरोसेमंद है, राइट? तो रिलायबिलिटी क्या है यहाँ पे? भरोसा। तो कितना भरोसा मैं इस पर कर सकती हूँ, इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं पता लगाने के। तो या तो मैं एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर कर सकती हूँ या इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर कर सकती हूँ, तो उससे मतलब पता लग जाएगा। एक्सटर्नल में जो एक्सटर्नल क्या होते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं फाइंडिंग फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन विद ईच अदर एज ए मीन्स ऑफ वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ मेजर। तो जब हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ दो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस ले रहे हैं, दो अलग अलग प्रोसेसेस, मतलब मैंने दो अलग अलग डेटा को कलेक्ट किया है सेम लोगों से। सेम पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट हो गई, पॉपुलेशन डिफरेंट हो गई, राइट?
तो उनसे अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, या तो पॉपुलेशन डिफरेंट कर लूँ, या फिर मैं 2 अलग अलग डिफरेंट आइटम्स कर सकती हूँ, और डिफरेंट आइटम्स विथ सेम डिफ़िकल्टी लेवल। तो उनसे जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो दोनों को मैं देखूंगी कि कितना उनमें कोरिलेशन है, तो उससे मुझे पता लगेगा। तो इसमें हमारा पहला मेथड होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसके बारे में आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में बहुत सुना होगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम मोस्टली यूज़ करते हैं टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। जब हम नाम से पता चल रहा है, एक बार टेस्ट लेंगे, दोबारा टेस्ट लेंगे, राइट। आपका जो एक क्वेश्चन पेपर है, सेम क्वेश्चन पेपर आपके पास है, सेम क्वेश्चन पेपर, या फिर हम कह सकते हैं सेम टूल है। इसे मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँ तो सेम टूल पे फर्स्ट टेस्ट हमने लिया, देन सेकेंड टेस्ट लिया। सेकेंड टेस्ट हमारा क्या है? यही तो हमारा रीटेस्ट है, बताओ नहीं है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये पहले तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसको, रिपीट करते हैं सेम टेस्ट को। इसमें हम क्या करते हैं, बाय रिपीटिंग सेम टेस्ट ऑन सेम सैंपल ऑन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, हम यहाँ पे सेम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वही टूल है हमारा, सेम सैंपल पे ले रहे हैं, उन्हीं लोगों पे टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। मतलब आज मैंने एक सैंपल पे एक पॉपुलेशन को मैंने क्वेश्चनेयर दिया कि आप इसे फिल कर दो, आपको जो भी आता है उसके हिसाब से आप इसे फिल कर दो। उसके बाद मैं 1 महीने बाद दोबारा आऊँगी, या 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊँगी आपसे सेम क्वेश्चनेयर भरवाने के लिए। 1 हफ्ते बाद दोबारा भरवा रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि इतना लंबा टाइम पीरियड करूँ, क्या पता मैं 2 घंटे बाद ही कर लूँ, क्या पता मैं 1 महीने बाद करूँ, क्या पता 1 साल बाद ही करूँ, राइट। तो जब मैं सेम टेस्ट सेम सैंपल से ले रही हूँ और 2 डिफरेंट टाइम पीरियड पे ले रही हूँ, तो वहाँ फिर मैं उसके जो स्कोर्स होंगे ना, स्कोर निकलेंगे, उन्हें मैं कोरिलेट करके देखूंगी कि क्या उन दोनों स्कोर्स में कोरिलेशन बीच में है या नहीं, क्या जो रिजल्ट्स हैं वो हर बार सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर सिमिलर आ रहे हैं तो कितनी हद तक सिमिलर आ रहे हैं, राइट। तो जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी आएंगी उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज एस्टिमेटेड व्हेन द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन द सेम सैंपल ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, राइट। 2 डिफरेंट टाइम पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। तो एजम्पशन क्या है इस अप्रोच के पीछे, कि देयर विल बी नो सब्सटेंशियल चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। हम ये सोच के बैठे हैं कि अलग अलग ओकेजन पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे जब हम मेजरमेंट करेंगे, जब हम अलग अलग टाइम पीरियड पे क्वेश्चन या किसी से फिल करवा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा उनके जो रिजल्ट्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा सेपरेट रिजल्ट्स नहीं होंगे, राइट। सो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि टाइम पीरियड, जो टाइम गैप है ना, दैट इज़ गिवन बिटवीन मेजर इज ऑफ क्रिटिकल वैल्यू। मतलब टाइम गैप जो है ना वो बहुत मायने रखता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैं 2 घंटे बाद भी टेस्ट ले सकती हूँ, रीटेस्ट 1 साल बाद भी ले सकती हूँ, 1 महीने बाद भी ले सकती हूँ, इस तरह से। तो टाइम पीरियड मैं कह सकती हूँ कि टाइम पीरियड जो है यहाँ पे, टाइम पीरियड या टाइम गैप जो यहाँ पर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द कोरिलेशन वैल्यू। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर टाइम गैप बढ़ेगा तो कोरिलेशन वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन मान लो कि अभी मैंने एक टेस्ट किया, 2 दिन बाद मैं दोबारा टेस्ट कर रही हूँ, तो चांसेस ज़्यादा है ना कि रिजल्ट्स सेम आएंगे। टाइम कम है तो ज़्यादा सेम आएंगे रिजल्ट्स, राइट, कोरिलेशन ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ 1 साल बाद करूँगी तो टाइम मेरा ज़्यादा होता जाएगा, तो रिजल्ट्स मेरे थोड़े थोड़े डिफरेंट होते जाएंगे, क्योंकि तब तक हो सकता है ना 1 साल बाद तक कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, उनकी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ सकता है, नॉलेज बढ़ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लिमिटेशंस क्या होती हैं इस अप्रोच की, लिमिटेशंस इस अप्रोच की यही होती हैं कि फर्स्ट तो प्रैक्टिस इफेक्ट हो सकता है, मेमोरी इफेक्ट हो सकता है, प्रैक्टिस इफेक्ट हो सकता है, एब्सेंस हो सकता है। तो मेमोरी इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मेमोरी इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। कई बार टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जो है मेमोरी इफेक्ट से अफेक्ट कर जाती है। वो इस तरह से कि मैंने कोई टेस्ट लिया था, लाइक एक रिसर्चर ने सब्जेक्ट से बोला कि रिमेंबर करो अ लिस्ट इन अ सीरियल वाइज ऑर्डर। जो आपको लिस्ट, एक कोई चीज़ इन्हें पिक्चर्स या फिर कोई चीज़ दिखा दी गई है, कुछ वर्ड्स दिखाए गए हैं,
उन्हें हमें सीरियल वाइज में रिमेंबर करना है। तो जब हम फर्स्ट टेस्ट लूँगी ना तो उसमें हो सकता है कि वो इतने अच्छे से शायद रिमेंबर ना कर पाएँ या कर भी पाएँ। जब मैं सेकंड टेस्ट लेती हूँ और मान लीजिए कि मैंने सेकंड टेस्ट 15 मिनट बाद ले लिया है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार मेमोरी इफेक्ट आ जाता है। लोग अब हो सकता है कि वो जो उन्हें दिखाया जा रहा है ना वो उनका रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि वो उनकी मेमोरी है जो उन्हें याद रह गया थोड़ा थोड़ा, कि पहले वाला याद था तो वही हम लिख देते हैं, राइट। ये भी कई बार हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी वजह से बायस हो सकता है रिजल्ट। देन प्रैक्टिस इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट या प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि कई बार प्रैक्टिस करते करते ना किसी एक चीज़ की, जब हम एक चीज़ को रिपीट करते हैं, जैसे कि आपने मेमोरी वाला वीडियो देखा है मेरा, नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। MPC 001 में हमने मेमोरी के बारे में बात की थी कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वहाँ से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें कैसे जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड रिहर्सल। तो जितना हम चीज़ों को प्रैक्टिस और रिहर्सल करते हैं तो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस तरह से बच गई हैं कि सबकॉन्शियसली वो चीज़ें बाहर आ सकती हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा जो टेस्ट है वो रीटेस्ट में हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े बायस कर सकते हैं। देन एब्सेंस, कई बार क्या होता है कि लोग पहली बार तो टेस्ट दे लेते हैं लेकिन रीटेस्ट के लिए आते ही नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे बहुत बड़ी लिमिटेशन या बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है किसी भी रिसर्च में। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो लोग प्रैक्टिस के लिए मतलब दोबारा आते ही नहीं है रीटेस्ट के लिए। तो यहाँ पे फिर हम कंपैरिजन करेंगे किससे, जब हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है सेकेंड टाइप इज दी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि पैरेलली हम क्या करेंगे कि हम एक साथ ही दो क्वेश्चनर्स एक साथ ही हम दो चीज़ों को दो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिन्हें हमें कोरिलेट करता है। तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होती है, इसे हम ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं, कंपैरेबल फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं पहली बार। तो ऑल्टरनेट फॉर्म भी बोल सकते हैं इसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट कंपेयर्स टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट दैट मेजर द सेम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे दो इक्विवेलेंट टेस्ट होते हैं जो कि सेम एट्रीब्यूट को टेस्ट कर रहे हैं। ओके, हमारे पास दो टूल्स हैं, टूल ए, टूल बी, दोनों जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं सेम एट्रीब्यूट को। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट करना चाहती हूँ स्टिग्मा टुवर्ड्स मेंटली इल। जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं ना उनके लिए जो स्टिग्मा होता है ना लोगों के अंदर कि मेंटली इल पर्सन है तो ये खतरनाक है, ये वो, इस चीज़ की इस एट्रीब्यूट को मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। मेरे पास दो टूल्स है, टूल ए है, टूल बी है। मतलब मेरे पास दो अलग अलग क्वेश्चनेयर्स हैं जिनके क्वेश्चंस भी डिफरेंट है, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है इनका वो सेम है, सेम डिफ़िकल्टी लेवल है। और दूसरा ये सेम एट्रीब्यूट को ही टेस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं हुआ, राइट। अब मैं क्या करूँगी कि दो सैंपल्स लूँगी, दो सैंपल हैं, मतलब मेरे पास है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, राइट। ग्रुप 1 को मैंने दे दिया, कौन सा, ग्रुप 1 को मैंने दे दिया टूल ए कि इसको आंसर करो। ग्रुप बी को मैंने दे दिया टूल बी कि आप जो है टूल बी को आंसर करो। अब इन दोनों के जो रिजल्ट्स आए हैं, मेरे पास आया रिजल्ट ए एंड रिजल्ट बी। इन दोनों को मैं आपस में कोरिलेट करूँगी। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये कितने रिलेटेड हैं, हाउ मच दीज रिजल्ट आर रिलेटेड, हाउ मच रिलेटेड। तो जितना ज़्यादा ये रिलेटेड होंगे उतनी ज़्यादा हमारी रिलायबिलिटी होगी, जितने कम रिलेटेड होंगे उतनी कम रिलायबिलिटी होगी। तो यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पर हम क्या टेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, राइट। रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ये आप MPC 006 में अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से इसे टेस्ट किया जाता है, राइट। सो
पैरेलल फॉर्म हमने इसे इसलिए बोला था क्योंकि हम एक ही साथ एक ही टाइम पे दो ग्रुप्स को हम दे रहे हैं। ग्रुप 1 को हमने दिया कुछ टेस्ट करने के लिए, ग्रुप 2 को दिया हमने क्या दिया, टूल ए और टूल बी दे दिया, दोनों इसे टेस्ट कर रहे हैं और दोनों का रिजल्ट हमें सेम टाइम पे मिला, दोनों को हम कोरिलेट कर लेंगे। क्योंकि अब कोरिलेट हमने इसीलिए किया क्योंकि ये सेम एट्रीब्यूट को टेस्ट कर रहे थे और सेम डिफिकल्टी लेवल था इनके आइटम्स का, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी। अभी तक हमने एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी के प्रोसीजर देखे थे, अब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी के देख रहे हैं। ये हमारा बी पार्ट है, इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर्स टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहला तो मेथड है हमारे पास स्प्लिट हाफ मेथड। तो स्प्लिट हाफ, स्प्लिट मतलब आप स्प्लिट कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे। स्प्लिट मतलब डिवाइड, हाफ मतलब आधे आधे में डिवाइड कर दोगे। तो हमारे पास क्या है, एक टूल है जिसे मैं क्वेश्चनेयर कह सकती हूँ। हमारा टूल है क्वेश्चनेयर जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं मान लेती हूँ 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस या 40 आइटम्स हैं। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं कहते इसे, हम आइटम्स कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ। तो मुझे इसे स्प्लिट करना है इनटू हाफ में, तो मैं क्या करूँगी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में 20 आइटम्स इधर आ गए मेरे पास, 20 आइटम्स दूसरी जगह पर आ गए और ये मैंने किया रैंडमली इन्हें डिवाइड कर लिया आधे आधे में। तो मेरे पास जो भी टूल या क्वेश्चनेयर था उसमें जितने भी आइटम्स थे उन्हें मैंने रैंडमली हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया, हाफ हाफ में स्प्लिट कर लिया। अब मैं दोनों को टेस्ट करने के लिए, अब मैं पूरे के पूरे, ये तो मैंने किया अपने लिए, इसे मैंने किसी को नहीं बताया, जिस पे मैं टेस्ट कर रही हूँ उस सब्जेक्ट को नहीं बताया गया है। मैंने सब्जेक्ट को पूरा का पूरा टूल ही पकड़ा दिया है कि ये लो भाई पूरे के पूरे 40 आइटम्स जो हैं इन्हें आप मार्क करो, जो भी आपको लगता है वो आप फिल कर दो 40 आइटम्स का। अब जब मैं रिजल्ट चेक करूँगी ना उस टाइम पे काम आएगा मेरे पास ये स्प्लिट हाफ का मेथड। उसमें मैं क्या करूँगी, जो रिजल्ट 20 आइटम्स जो मैंने सेपरेट किए थे इधर, उसका मेरा जो उसका रिजल्ट मैं अलग कैलकुलेट करूँगी जिसका नाम है रिजल्ट ए, और बाकी के 20 आइटम्स का रिजल्ट मैं अलग कैलकुलेट करूँगी जिसका नाम है रिजल्ट बी। अब इन दोनों को मैं आपस में कोरिलेट करके देखूँगी कि किस हद तक कोरिलेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में, ये इससे मैच करता है क्योंकि यहाँ भी हमने यही सब देखा था, राइट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो टूल्स थे, टूल ही अलग अलग थे, हमारा जो क्वेश्चनेयर था वही अलग अलग था, टूल ए टूल बी। यहाँ पे क्या है, हमारा टूल तो एक ही है भाई, हमने इसके जो आइटम्स हैं उन्हें हाफ किया है, वो भी किसी को बताया नहीं गया, राइट। तो यहाँ से हम इंटरनल, वो एक्सटर्नल था, जब टूल ही अलग है तो एक्सटर्नल हो गया, और जब टूल एक है, टूल के अंदर के जो हम आइटम्स हैं उन्हें डिवाइड करके उनके अंदर कोरिलेशन जब हम पता लगा रहे हैं तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी हो गया, राइट। यही होता है। अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमारा जो क्वेश्चनेयर है वो लॉन्ग है, जो हमारा आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। बट अगर हमारा जो टूल है वो छोटा है, उसमें कम आइटम्स है, तो हम नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो इसमें 40 आइटम्स है तो हम 20-20 करके इनमें कोरिलेट कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हमारे पास मान लो कि 10 आइटम्स ही होते तो 5 आइटम्स को हम सेपरेट करके क्या ही कोरिलेट कर पाते, तो इतना ज़्यादा अच्छा हमारा रिजल्ट नहीं आएगा ना उसमें। तो इसलिए इसकी यही थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, लिमिटेशन। नेक्स्ट हमारा होता है द सेकेंड वन, कुडर-रिचर्डसन एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है जो कि कुडर-रिचर्डसन ने दिया था, दैट इज़ कॉल्ड कुडर-रिचर्डसन फॉर्मूला नंबर 20। ओके, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पता नहीं, मैंने तो अभी तक इतना देखा नहीं है, क्योंकि या तो हम लोग स्प्लिट हाफ यूज़ करते हैं या फिर क्रॉनबेक अल्फा यूज़ करते हैं, बट फिर भी आप देख लीजिए आपकी बुक में है तो। बट स्प्लिट हाफ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपैरिजन में। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है n अपॉन, ये हमारा फॉर्मूला है पूरा का पूरा n अपॉन n-1। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम ऑन दी टेस्ट, कितने आइटम्स हैं टेस्ट में। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल दिया था 40 आइटम्स, तो हम यहाँ पे 40 रख लेंगे इस तरह से, 40 अपॉन 40 माइनस 1, राइट। उसके बाद 1 माइनस सिग्मा पी क्यू। पी क्या है कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, और कितने क्यू है कितने लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो कितने लोगों ने सही आंसर दिया, पी हो गया। मान लीजिए कि 25 लोगों ने सही आंसर दिया है, राइट।
और बाकी 15 लोगों ने गलत आंसर दिया है अपन में इसका वेरिएंस का स्क्वायर, वेरिएंस जो भी आएगा हमारा उसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला में कैलकुलेट कर देंगे तो हमारी रिलायबिलिटी आ जाएगी। रिलायबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में आएगी, राइट। सो यहाँ पर इसमें एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे मुझे लगता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं बता देती हूँ कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक सिंबल होता है P, राइट। सिंबल P हम रिप्रेजेंट करते हैं कि डिफ़िकल्टी इंडेक्स कितना था। जो हमारे आइटम्स थे ना, जैसे कि जो भी मैंने टूल या जो क्वेश्चनियर्स लिया था उसके अंदर मेरे जो आइटम्स थे उनका डिफ़िकल्टी इंडेक्स कितना था, क्योंकि उससे भी हमारा जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है। क्योंकि अगर डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा थी तो हो सकता है कि कोरिलेशन इतना अच्छा ना आए, राइट। तो जो हमारा P है दैट रिप्रेजेंट्स डिफ़िकल्टी इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी X एक आइटम है, कोई भी एक आइटम ले लेती हूँ, जैसे X का मतलब मैं ले लूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स है वो 0.67 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने लोगों ने आंसर दिया है उसमें से 74% लोगों ने ही सही आंसर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 40 लोग थे, ज़रूरी नहीं है कि मैंने 200 लोगों से क्वेश्चन एयर फिल करवाया है तो 200 लोगों ने ही सही आंसर दिया हो। क्या पता कि कुछ लोगों ने वो छोड़ भी दिया है, क्या पता 180 लोगों ने आंसर दिया है उसमें से भी सिर्फ 75 लोगों ने ही सही आंसर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रॉनबेक अल्फ़ा। क्रॉनबेक अल्फ़ा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम लोग यही ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलायबिलिटी। तो ये प्रपोज किया था क्रॉनबेक ने 1951 में। उसके बाद इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस भी आई हैं क्रॉनबेक अल्फ़ा में। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला की बात करते हैं यहाँ पे। हमने स्पीयरमैन्स ब्राउन फॉर्मूला, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे MPC 006 में। तो स्पीयरमैन्स कोफैक्टर एक होता है, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं रिलायबिलिटी के लिए, बट क्रॉनबेक अल्फ़ा आजकल हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसे डिनोट करते हैं हम R अल्फ़ा से, राइट। R अल्फ़ा इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/n-1। n यहाँ पे वही है नंबर ऑफ आइटम्स, कितने क्वेश्चन थे, फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से देन वेरिएंस, देन दिस इज वेरिएंस ऑफ वन आइटम, दिस इज सम ऑफ द वेरिएंस ऑफ ऑल आइटम। ये सारी हमें चीज़ें दी हुई हैं, इसकी हमें वैल्यूज बस इस फॉर्मूला में पुट करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो हमारी रिलायबिलिटी निकल के आएगी ना, जो भी R अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 0 से 1 के बीच में। अब जितनी वैल्यू 1 की तरफ जाती है, जितनी, इसे हम कहते हैं मोर पॉजिटिव रिलायबिलिटी, या फिर हम इसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और अगर वैल्यू हमारी जाती है 0 की तरफ तो ये वीक रिलायबिलिटी होती है, ओके। तो हमें स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल R अल्फ़ा की वैल्यू आई है 0.87। तो 0.87 1 के ज़्यादा पास है या 0 के ज़्यादा पास है? अगर मैं यहाँ से देखूँ 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे हमारा 0.5 आता है, राइट। उसके बाद यहाँ कहीं हमारा 0.8 आ जाएगा। तो 0.87 जो है वो 1 के ज़्यादा पास है। तो मैं कहूँगी कि ये जो रिलायबिलिटी है ये स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। तो 0.7 से लेकर 1 तक जो रिलायबिलिटी होती है उसे हम स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी में काउंट करते हैं। और जो 1 होती है ना, 1 तो आउटस्टैंडिंग रिलायबिलिटी होती है, मतलब वो एक्सेप्शनल होती है। 1 तो ज़्यादातर आती ही नहीं है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रिलायबिलिटी कैलकुलेशन की हम किस तरह से रिलायबिलिटी पता लगाते हैं। रिलायबिलिटी बस इसमें आगे यही दे रखा है कि क्रॉनबेक अल्फ़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है इन केस बहुत सारे आइटम्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन में आइटम्स अगर बहुत ज़्यादा है तो क्रॉनबेक अल्फ़ा जो है वो यूज़फुल होती है। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादातर ये एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें टेस्ट लेना हो एक बार और दोबारा रीटेस्ट करना हो, जहाँ हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कई बार यहाँ पर टेस्ट रीटेस्ट में हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम बताते हैं, उसके बाद भी हम रीटेस्ट लेते हैं और फिर कोरिलेशन देखते हैं कि क्या हमारा हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कितना सक्सेसफुल रहा है। तो ये भी उसमें हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलायबिलिटी। आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो या आपको कुछ लगा हो कि गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया है और आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ, तो आप कर सकते हैं। आई विल अप्रिशिएट दैट।
एंड इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लाने वाली हूँ अबाउट द वैलिडिटी। तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और भी वीडियोज़ बनाने की। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए, किसी भी डायग्नोसिस पे या किसी और प्रॉब्लम पे, तो आप वो भी मुझे कमेंट लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू अगेन, बाय बाय।